हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे यूजीसी की, यानी यूजीसी फर्स्ट पेपर की मदान बुक की। अगर देखा जाए तो आज हम यूनिट 6 को देखेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है मदान बुक की। तो आप बस यहाँ पे हमने क्या करा है, पहली यूनिट और दूसरी यूनिट कंप्लीट कर ली है। आज तीसरी यूनिट दोपहर तक हो जाएगी और 6 वाली यूनिट इसलिए कंपलसरी है क्योंकि यहाँ से आपको 5 क्वेश्चन हर यूनिट से मिलने हैं। तो इस वाली यूनिट से भी आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो वो 5 क्वेश्चन आपसे गलत ना हो इसके लिए ये यूनिट भी आपके लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी अदर यूनिट, क्योंकि यहाँ पे यूजीसी ने बिल्कुल क्लियर कर रखा है कि 10 यूनिट 5 क्वेश्चन, यानी हर यूनिट से पर यूनिट से आपको कितने 5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो पाँचों क्वेश्चन हर एक यूनिट से बनेंगे। तो इसमें भी आपको, यानी अगर बात की जाए 6 यूनिट की, तो 6 यूनिट में भी आपको क्या है, 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो वो 5 क्वेश्चन हमारे गलत ना जाए, तो इसी के लिए हम 6 यूनिट को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान रखेगा तथा औरों से बेटर तताला करने के लिए प्रेरित करता रहेगा, क्योंकि सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करो। जैसा कि यूजीसी का नेट के एग्ज़ाम जो है अभी क्या हो रहा है, नकल पकड़ी जा रही है। तो देखते हैं, या तो होली यानी 6 तारीख के बाद देखते हैं कि क्या रहता है उसकी डेटों का। मे भी लगता है कि होली के बाद ही होगा। जो उसका शेड्यूल था 21 फरवरी से 10 मार्च, मुझे लगता है उसमें कुछ चेंजेस हो जाएगा। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख ही पा रहे हैं कि वैचारिक सिद्धांतों पर आधारित, ठीक है। ये 6 जो यूनिट है वो किस पर आधारित है, तो वो वैचारिक सिद्धांतों पर आधारित है। क्वेश्चनों को बनाएगी और इसमें कैसे, तो ये हमारी 6 वाली यूनिट है, आप देख पाएंगे यहाँ पे। और एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन रहेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ द यहाँ पे क्या है, कंसेप्चुअल यहाँ पे प्रिंसिपल्स रहेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, वह प्रक्रिया जिसको तर्कों के आधार पर किसी परिणाम पर पहुंचा जा सकता है उसे क्या कहा जा सकता है। यानी तर्क देना है, यहाँ पे लॉजिक देना है, उसके आधार पर हम क्या है, परिणामों तक पहुंच रहे हैं। यानी आपको यहाँ पे केवल एक जज की तरह परिणामों को फॉलो करना है कि यानी ये हमें क्या मिले, प्रूफ मिले या यहाँ पे साक्ष्य मिले और उनके अकॉर्डिंग हमने ये निकाला, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो निष्कर्ष कहलाएगा। जहाँ पे हम वो क्या करें, तर्कों के आधार पर किसी परिणाम पर पहुँचा जा सकता हो उसे क्या कहेंगे, तो उसे निष्कर्ष कहेंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो रहा है, परिणाम प्राप्त हो रहा है, रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। ऐसा तर्क वाक्य जो किसी निष्कर्ष का समर्थन करता है, निम्नलिखित में से किसको क्या कहा, इसको क्या कहा जाता है। तो ये किसका समर्थन कर रहा है, तो ये निष्कर्ष का समर्थन कर रहा है, तो वो इंट्रोडक्शन यानी प्रस्तावना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी प्रस्तावना जो आधार वाक्यों के बल पर दृढ़ होती है उसको क्या कहा जाता है। तो जो आधार वाक्यों के, देखिए यहाँ पे केवल और आपको क्वेश्चन की क्या करना है, नेचर से रिलेटेड आंसर पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसी फॉर्मेट में बन जाते हैं, ज़्यादा घुमाए फिराए नहीं जाते। तो यहाँ पे अगर कहा जाए कि ऐसी प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन जो आधार वाक्यों के बल पर दृढ़ हो यानी मजबूती से खड़ा हो, उसे क्या कहेंगे, उसे निष्कर्ष कहेंगे। क्योंकि हमारे पास ये आधार थी, ये इंट्रोडक्शन था, उसके बेस पर हमारा ये रिजल्ट आया। जो हम 5वें चौथे चैप्टर में जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं उनके आधार पर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, फाइंडिंग देते हैं कि हमारी रिसर्च में ये हुआ। चलिए, आगमन और निगमन निम्नलिखित में से किसके मुख्य रूप हैं। तो यहाँ पे हम सभी जानते हैं, तो आगमन और निगमन ये यहाँ पे अगर बात की जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो तर्क के मुख्य रूप हैं, यानी लॉजिक के मुख्य रूप हैं। और वैसे ही इन्हें हम टीचिंग फील्ड में भी देखते हैं, आगमनात्मक और यहाँ पे है निगमनात्मक। इस तरह से इन्हें हम क्या करते हैं, टीचिंग फील्ड में देखते हैं। एक तर्क जिसे हम किसी विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते हैं और एक सार्वभौमिक निष्कर्ष के साथ समाप्त करते हैं उसको क्या कहा जाता है, सार्वभौमिक, यानी ये पॉपुलेशन पर लागू होता हो उसे कहा जाता है आगमनात्मक तर्क, ठीक है। यहाँ पे क्या है, विशेष कथन के साथ प्रारंभ करते हैं और सार्वभौमिक निष्कर्ष के साथ क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो वो कौन सा तर्क हो जाएगा, आगमनात्मक तर्क हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में ऐसे निगमनात्मक तर्क की पहचान किसके साथ की जा सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा विश्लेषणात्मक निष्कर्ष के साथ की जा सकती है।
निम्नलिखित में से किसे सामान्य निष्कर्ष वाले कथनों के समूह के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन को परिभाषित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के तर्क निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार प्रदान करते हैं? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो विधीय तर्क, जो क्या करते हैं, निष्कर्ष के लिए निर्णायक आधार प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वैध निष्कर्ष की परिभाषित विशेषता को चिन्हित करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है निश्चितता, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि वैध, ठीक है, वैध निष्कर्ष की यहाँ पे परिभाषित विशेषता को चिन्हित करता है, तो वो हो जाता है निश्चितता। यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल निश्चित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आज्ञात्मक तर्क आमतौर पर होते हैं तो क्या होते हैं? तो ये होते हैं संश्लेषित। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निगमनात्मक मुक्तिवाद में प्रस्तावना और निष्कर्ष के बीच में संबंध को दर्शाता है? तो वो कौन सा है? निहितार्थ अनुलाग। ये क्या कर रहा है? संबंध को दर्शाता है। किस किस के बीच? तो याद रखेंगे निगमनात्मक मुक्तिवाद और प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन और निष्कर्ष के बीच। आज्ञात्मक तर्क में कौन सा शब्द निष्कर्ष के संदर्भ में उपयुक्त है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसका संभावित, ठीक है, संभावित यानी आगमनात्मक तर्क में कौन सा शब्द है जो निष्कर्ष के संदर्भ में प्रयुक्त है? जो निष्कर्ष आता है उसके संदर्भ में प्रयुक्त है तो संभावित, क्योंकि जो निष्कर्ष निकलते हैं उन्हें अब क्या कभी कभी संभावित बोला जाता है। निश्चितता है तो क्या निश्चितता है? तो तार्किक है, ठीक है, निश्चितता एक तार्किक रीजन होता है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आज्ञात्मक तर्क को सबसे उचित ढंग से अभिलक्षित करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? शक्तिशाली और कमजोर। ये क्या कह रहा है कि आज्ञात्मक तर्क को सबसे उचित ढंग से अभिलक्षित करता है, तो शक्तिशाली और कमजोर। न्याय संगतता से सत्य व असत्य किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रस्तावना से, क्योंकि सत्य असत्य हमारा क्या है? प्रस्तावना से ही निकल आता है। निम्नलिखित में से वैधता या अवैधता का प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो निगमनात्मक तर्क के रूप में किया जाता है। वैध तर्क या तर्कों के निष्कर्ष के असत्य होने का अर्थ है कि क्या अर्थ है? तो वह कम से कम एक प्रस्तावना सही नहीं, ठीक है। यहाँ पे वैध तर्क या तर्कों के निष्कर्ष के असत्य होने का अर्थ है कि कम से कम एक प्रस्तावना सही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर विद आंसर मिल जाएगी। समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए होना चाहिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो पुनः अवलोकन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है? समालोचनात्मक चिंतन होने के लिए, तो यहाँ पे याद रखिएगा वो क्या होना चाहिए? तो पुनः अवलोकन होना चाहिए। निगमनात्मक तर्क में सम्मिलित है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है तार्किक संबंध देखना। तर्क दोष है, तो क्या तर्क दोष है? तो झूठा तर्क। आज्ञात्मक बौद्धिकता आधारित है या पूर्वापेक्षा करती है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? व्यक्ति की एकरूपता। यदि किसी निगमनात्मक तर्क की प्रस्तावना सत्य हो एवं निष्कर्ष असत्य हो, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस तर्क के बारे में कहा जा सकता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है अवैध। निम्नलिखित प्रस्तावों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ए कह रहा मानव नश्वर है, बी कह रहा मानव नश्वर है, सी कह रहा मानव नश्वर है, डी कह रहा मानव नश्वर है, इसीलिए सभी मानव नश्वर हैं। निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सभी मानव यानी यूनिवर्सल की बात हो रही है, और ये किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये आज्ञात्मक तर्क का हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था जो परिणाम सब पर यानी यूनिवर्सल पर लागू होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो आज्ञात्मक तर्क के अंतर्गत आते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सत्य प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तावनाओं पर आधारित वैध निगमनात्मक तर्क का वर्णन करता है। तो यहाँ पे वैध निगमनात्मक तर्क का वर्णन की बात है तो वो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सही है। क्या कर रहा है ये, यहाँ पे प्रस्तावनाओं पर आधारित वैध निगमनात्मक तर्क का वर्णन करता है। तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सही है। किसी निगमनात्मक तर्क को सिर्फ और सिर्फ तभी ठोस माना जाएगा यदि यह, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वैध हो तथा इसकी सभी प्रस्तावना सत्य हो। ठीक है, ये वैध हो और इसकी सभी प्रस्तावना क्या हो, सत्य हो। लक्षण नैतिक रूप से अच्छा व्यक्ति है क्योंकि, तो यहाँ पे अगर बात की जाए क्यों जो लक्ष्मण है वो क्या है, वैदिक रूप से अच्छा व्यक्ति है। तो ये क्या किस बात को दिखा रहा है यहाँ पे, तो अगर 26 की बात की जाए तो नैतिक रूप से, ठीक है, तो ये नैतिक रूप से क्योंकि, तो ये यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर इसका कि वह विवेकी है। भाई नैतिक रूप से कैसा है, तभी वो अच्छा है जब वो क्या है, विवेक से काम लेता है। एक निगमनात्मक तर्क मान्य नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है तो वो क्या हो जाएगा, यदि इसके आधार वाक्य सही और निष्कर्ष गलत हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कि यदि इसका या इसके आधार वाक्य सही और है और निष्कर्ष गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो पदों के मध्य संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन। यहाँ पे है तार्किक युक्त की संरचना का आधार है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी अकारिक वैधता है। निगमनात्मक तर्क का संबंध है या निगमनात्मक तर्क का निष्कर्ष है तो क्या हो जाएगा, आधार वाक्यों से फलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द न्याय संगतता को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है निगमनात्मक। न्याय संगतता के प्रश्न में होने चाहिए। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी अगर बात की जाए 3 पद होने चाहिए। 2 प्रकार के प्रस्ताव हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है उसकी बात करें श्रेणीगत नियमबद्ध। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 2 पक्षों के बीच संबंधों को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है संयोजक। ये हमेशा संयोजक वाक्य आपने देखा होगा वो क्या करते हैं, इसी से निकल के आया है, संयोजक से ही संयोजक वाक्य इस तरह का वाक्य लग जाता है। तो ये दोनों के बीच संबंध को दर्शाता है। जैसे हम लिखते हैं माता पिता, ठीक है, हमेशा ये डैश सी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आपस में रिलेटेड है। तो इसी तरह से संयोजक क्या से दर्शाता है, तो 2 पदों के बीच संबंध को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। उस दिन हमने टेलीग्राम पे कुछ पोस्ट कर दी थी अपलोड, तो आज और कर देंगे, वो उठा के व्हाट्सएप पर भी करनी है। तो निगमनात्मक तर्क वैध होता है यदि, कब वैध होगा यहाँ पे, तो अगर बात की जाए कि कब वैध होगा, तो निगमनात्मक तर्क वैध होता है तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आधार वाक्य सत्य और निष्कर्ष सत्य हो। ये तभी निगमनात्मक वैध होगा क्योंकि यहाँ पे आधार वाक्य भी सत्य हो और निष्कर्ष भी सत्य हो। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन असत्य हैं, निम्नलिखित कूट में से चुने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है तो निम्नलिखित कूट में से चुने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा उसकी अगर बात की जाए क्या हो जाएगा, ठोस तर्क आज्ञानात्मक दृष्टि से मजबूत होना चाहिए। ठीक है, ठोस दृष्टि क्या है, आज्ञानात्मक दृष्टि से क्या है, मजबूत होना चाहिए। और यहाँ पे जो दूसरा रहेगा वो है किसी तर्क को वैध रूप से सत्य या असत्य कहा जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी। किसी शब्दकोश में दिए अर्थ के अलावा निहितार्थ यानी अब यहाँ पे इम्प्लाइड मीनिंग भी हो सकता है जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पे इम्प्लाइड मीनिंग क्या है इसका, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उसकी बात की जाए तो हो जाएगा संकेतार्थक। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, संकेतों के आधार पर यानी संकेतार्थ हो जाएगा, राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
क्योंकि मे भी हम क्या करते हैं कि जब हमें ऑप्शन इस तरह का मिलते हैं तो हम 1% यहाँ टिक कराते हैं, पर उस कंडीशन में करना जब आपको कोई अदर ऑप्शन समझ में ना आ रहा हो। किसी भी शब्द का लक्षार्थ होता है, यानी यहाँ पे है डेनोटेटिव मीनिंग्स होता है, जिसके लिए सरल वाक्य में निम्नलिखित शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है शब्द अर्थ, शब्दकोश अर्थ। निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जो किसी वस्तु में पाए जाने वाले गुणों को इंगित करने का कार्य करे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है अगर उसकी बात की जाएगी तो वह है लक्षार्थ। ठीक है, 39 का राइट आंसर है सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्षार्थ को चित्रित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वह है गहनता। किसी यहाँ पर देख लेते हैं, किसी श्रेणीगत प्रस्ताव में विषय के विधेयक की पुष्टि की जाती है या अस्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है बिना किसी तर्क के। निम्नलिखित में से यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आप सफलता प्राप्त करेंगे, किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे 42 का जो राइट आंसर है सतर्क प्रस्ताव का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असंबद्ध प्रस्ताव की अगर बात की जाए तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार का तो क्या है ये असंबद्ध प्रस्ताव। तो याद रखेंगे यहाँ पर सतर्क प्रस्ताव है। आज्ञात्मक तर्कशास्त्र में युक्ति वाक्य क्या है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, निष्कर्ष का समर्थन करता है किंतु उसके अनुमान करने का अध्ययन नहीं करता। सूचित कथनों में से कौन से कथन सत्य है, निम्नलिखित कूट में से चुने। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा अगर उस कूट की बात की जाएगी तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा, निश्चयक युक्ति में संभवतः गलत निष्कर्ष हो सकता है और विधान यहाँ पे है सत्यात्मक अथवा असत्यात्मक हो सकता है। तो यहाँ पे सी और डी राइट आंसर है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा डी। निम्नलिखित में से किस आधार पर किसी प्रस्तावना का सकारात्मक या नकारात्मक में वर्गीकरण किया गया है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो जाएगा गुणवत्ता का। आधार वाक्यों का सर्वव्यापी और अंशव्यापी में वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। तो यहाँ पर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा मात्रा के आधार पर किया जाता है। ऐसा आधार वाक्य जिसमें संपूर्ण बात उद्देश्य के बारे में की जाए तो उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सर्वव्यापी कहा जाता है, क्योंकि संपूर्ण बात किस पर, उद्देश्य पर की जा रही है। ऐसा आधार वाक्य जो आंशिक रूप से कर्ता से जुड़ा रहता है, इसको चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर 49 के राइट आंसर की बात की जाएगी तो वह है अंशव्यापी की, क्योंकि चिन्हित करने के लिए किया जा रहा है, याद रखिए, इसलिए यह अंश में है। तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है सर्वव्यापी वर्ग से संबंधित है। आधार वाक्य सभी पुरुष नश्वर हैं, निम्नलिखित में से किसका आधार वाक्य है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है सर्वव्यापी सकारात्मक का, क्योंकि सभी पुरुष नश्वर हैं तो ये सब पर लागू हो रहा है। तो सर्वव्यापी ये कैसा है, सकारात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधार वाक्य कोई पुरुष परिपूर्ण नहीं है, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो देखिए वहाँ पे कैसा था, वहाँ पे सभी पुरुष, यानी यहाँ देखिए सभी पुरुष नश्वर है, यहाँ पे जस्ट इसका कोई पुरुष परिपूर्ण नहीं है। तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नहीं का बोध करा रहा है, तो ये हो जाएगा सर्वव्यापी नकारात्मक। तर्क वाक्य कुछ यहाँ पे फूल हरे हैं, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यानी कुछ ही फूल हरे हैं, तो ये कैसा है, अंशव्यापी है, क्योंकि कुछ की बात कर रहा है। अंशव्यापी सकारात्मक है, क्योंकि नहीं का कहीं पे यहाँ पे बोध नहीं है। तर्क वाक्य कुछ भारतीय आध्यात्मिक नहीं है, तो निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो यहाँ पे कुछ भारतीय, तो ये अंशव्यापी नकारात्मक का नहीं आया है, ध्यान रखिए। तो ये कैसा हो गया, अंशव्यापी, कुछ लगा है अंशव्यापी, अंश को दर्शाता है कुछ,
और सर्वव्यापी कब हो जाएगा, जब सबके लिए, यूनिवर्सल के लिए वो बात हो रही है। ऐसा शब्द जो किसी कथन में अपने संपूर्ण यहाँ पे व्यक्ति बोध में वितरित होता है, यानी संपूर्ण क्या है, व्यक्ति बोध में वितरित होता है, उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा देखा जाए तो वो हो जाएगा यहाँ पे व्याप्त पद। ऐसा पद जो किसी कथन में अपने आंशिक व्यक्ति बोध में वितरित होता है, इसके लिए उस किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है अव्याप्त पद का, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है याद रखिएगा, आंशिक यहाँ पे व्यक्ति बोध में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा अव्याप्त पद का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सर्वव्यापी सकारात्मक तर्क वाक्य निम्नलिखित में से किसको वितरित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है कर्ता या उद्देश्य को। ठीक है, यहाँ पे बात क्या हो रही है, सर्वव्यापी सकारात्मक, यानी सर्वव्यापी यानी यूनिवर्सल की बात हो रही है, वो भी पॉजिटिव वे में। तर्क वाक्य निम्नलिखित में से किसको क्या कर रहा है, वितरित करता है। तो यहाँ पे 57 की अगर राइट बात होगी तो ए यानी कर्ता या उद्देश्य को वितरित करता है। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वव्यापी नकारात्मक प्रस्ताव किसका वितरण करता है। तो यहाँ पे 58 की जो राइट आता है वो क्या है, कर्ता या उद्देश्य का और विधेयक का। यहाँ पे एक विधेयक होता है, याद रखिएगा। ए और बी दोनों सही है। सर्वव्यापी नकारात्मक प्रस्ताव की बात हो रही है तो वो कर्ता या उद्देश्य को दिखाता है, दूसरा वो विधेयक को दिखाता है। अंशव्यापी सकारात्मक प्रस्ताव किसका वितरण करता है। तो यहाँ पे 59 की जो राइट बात है वो ना तो विषय और ना ही विधेयक। अंशव्यापी सकारात्मक प्रस्ताव किसका वितरण करता है। तो ना तो विषय और ना ही विधेयक का वितरण करता है। अंशव्यापी सकारात्मक प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसका वितरण करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगी वो क्या है, विधेयक का वितरण करता है। यहाँ पे अंशव्यापी है, नकारात्मक है और प्रस्ताव है, याद रखेंगे। तो यहाँ पे ये किसका विधेयक का करता है। एकल प्रस्तावना से सीधे ही निष्कर्ष पर पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या कहा जाता है, यहाँ पे अनंतर अनुमान कहा जाता है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन से शब्द कर्ता एवं विधेयक दोनों के मध्य पद से तुलना करने के बाद असहमति या सहमति पर बल देता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्यस्थ निष्कर्ष, यानी मध्य से निकलने वाले निष्कर्ष या मध्य पर आधारित निष्कर्ष, इस तरह से कह सकते हैं। मध्यस्थित्व यानी मध्य पर आधारित निष्कर्ष। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, शब्द कर्ता एवं विधेयक दोनों में मध्य पद से तुलना करने पर, जो मध्य का पद है तो इसलिए मध्य आश्रित यानी मध्य पर आश्रित रहने वाला निष्कर्ष कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं युक्त समान कर्ता वाले दो सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के संबंधों को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर की अगर बात की जाएगी तो वो हो जाएगा विरोधी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विरोधी हो जाएगा। 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉन्ट्ररी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न गुणवत्ताओं व मात्राओं युक्त समान कर्ता वाले दो सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के संबंधों को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, अंतर विरोधात्मक रहेगा। यहाँ पे यार राइट आंसर क्या रहेगा, अंतर विरोधात्मक रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न गुणवत्ता युक्त समान कर्ता तथा विधेय वाले दो अंशव्यापी सर्व वाक्यों के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, उपविरोधक। ठीक है, याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाएगा, उपविरोधक, सब कॉन्ट्ररी कहा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भिन्न भिन्न मात्राओं युक्त समान कर्ता एवं विधेय वाले दो सर्वव्यापी तर्क वाक्यों के संबंध को दर्शाता है। तो यहाँ पे 66 का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अधीनस्थ।
यदि दो विरोधी तर्क वाक्यों में से एक सत्य हो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे वाक्य की सत्यता की स्थिति को दर्शाएगा। यानी एक सत्य है और दूसरे की क्या है, सत्यता की स्थिति को दर्शाना है। तो 67 का राइट आंसर हो जाएगा, दूसरा असत्य हो जाएगा। यदि दो विरोधी तर्क वाक्यों में से एक असत्य हो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे वाक्य की सत्यता की स्थिति को दर्शाएगा। जब एक असत्य है तो दूसरा कैसा हो जाएगा, जैसे अभी देखा था हमने, संशयात्मक हो जाएगा, यानी वो सत्य है या असत्य पता ही नहीं। ठीक है, 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये संशयात्मक हो जाएगा, क्योंकि इसने विकल्प कुछ इस तरह के दिए हैं, ना सत्य है ना असत्य है। तो फिर ऐसे वाक्य किस में चले जाते हैं, संशयात्मक में चले जाते हैं। तो उपयुक्त उत्तर डी हो जाएगा। यदि दो अंतर विरोधात्मक तर्क वाक्यों में से एक सत्य हो और दूसरा आवश्यक ही क्या होगा, तो अवश्य ही क्या होगा, तो यहाँ पे 69 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, वो अवश्य ही असत्य होगा जब दूसरा सत्य है। तो दोनों ही विरोधी तर्क वाक्य नहीं हो सकते, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा क्या नहीं हो सकते, तो यहाँ पे दोनों ही विरोधी तर्क वाक्य नहीं हो सकते सत्य। अगर दोनों ही सत्य हुए तो फिर विरोधी कैसे हुए। यदि दो उप विरोधी तर्क वाक्यों में से एक असत्य है तो दूसरा आवश्यक रूप से क्या होगा, तो 71 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सत्य होगा, क्योंकि एक क्या है, एक असत्य है, तो आवश्यक रूप से दूसरा कैसा हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 71 का ये राइट आंसर है। यदि दो उप विरोधी तर्क वाक्यों में से एक सत्य है तो दूसरा, तो 72 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संशयात्मक होगा। दो अधीनस्थ तर्क वाक्यों के मध्य यदि सर्वव्यापी सत्य है तो अंशव्यापी क्या होगा, तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ पे क्या कह रहा है, सर्वव्यापी सत्य है, तो दूसरा अंशव्यापी क्या हो जाएगा, सत्य भी हो सकता है, क्योंकि पहला सत्य है, कैसा है वो भी, सर्वव्यापी, यानी वो चीज़ सब पे लागू है। यदि अधीनस्थ संबंध का एक अंशव्यापी तर्क वाक्य असत्य हो तो इसका अनुरूपी वाक्य, यहाँ पे सर्वव्यापी तर्क वाक्य निम्नलिखित में से क्या होगा। ठीक है, याद रखिएगा, अनुरूपी यानी कोरिस्पॉन्डिंग कैसा होगा ये आपको बताना है। तो 74 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा असत्य है, क्योंकि दूसरा क्या है, यदि अधीनस्थ संबंध का एक अंशव्यापी तर्क वाक्य असत्य हो, अंशव्यापी है यानी सब पर, यूनिवर्सल पर लागू नहीं है, तो इसका अनुरूपी यानी कोरिस्पॉन्डिंग सर्वव्यापी तर्क वाक्य निम्नलिखित में से क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा असत्य है, क्योंकि अनुरूपी है वो। यदि अधीनस्थ संबंध का एक अंशव्यापी, अगर आप चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, इस वाले चैप्टर को थोड़ा डिटेल में देख लेंगे, जिससे कि इस तरह की टर्मिनोलॉजी हमारी सर में आ जाए जो यहाँ पे रखी जा रही है या बार बार पूछी जा रही है। यदि अधीनस्थ संबंध का एक अंशव्यापी तर्क वाक्य सत्य हो तो इसका अनुरूपी सर्वव्यापी तर्क वाक्य निम्नलिखित में से क्या होगा, तो यहाँ पे क्या कहा है, सत्य हो, कौन सा, अंशव्यापी तर्क वाक्य, तो इसका अनुरूपी सर्वव्यापी तर्क वाक्य निम्नलिखित में से क्या होगा, तो 75 का जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, संशयात्मक रहेगा। प्रस्तावना, चाणक्य बुद्धिमान है, निम्नलिखित में से यह किसका उदाहरण है, तो 76 का जो राइट आंसर है वो एक वचन प्रस्ताव का उदाहरण है, क्योंकि चाणक्य क्या है, बुद्धिमान है, तो यहाँ पे एक वचनकर्ता का भाव आ रहा है, क्योंकि चाणक्य क्या है, आप सबको पता है, हर्षवर्धन। चाणक्य क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, याद रखिएगा, मंत्री थे। और यहाँ तक कहा जाए कि चंद्रगुप्त मौर्य के कौन थे, गुरु भी थे, तक्षशिला के भी गुरु थे। चाणक्य ने क्या लिखी है, याद रखेंगे, कौन क्या लिखी है, तो याद रखेगा, अर्थशास्त्र लिखी है। चाणक्य की अर्थशास्त्री है। चाणक्य को किन नामों से, दो से और जाना जाता है, कौटिल्य और चाणक्य, और एक और इनका नाम है विष्णुगुप्त।
ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसके विस्तार द्वारा तर्कवाद की मात्रा का निर्धारण किया जाता है? तो 77 का जो राइट आंसर है वो है विषय। विषय क्या है यहाँ पे? विषय तर्कवाद की मात्रा द्वारा निर्धारण किया जाता है। और एक और याद रखिएगा, राजतरंगिणी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम जीएस को कवर करेंगे तब हम ऐसे ही तथ्यों, ऐसे ही फैक्टों पर क्या करेंगे? देखेंगे या ऐसे ही फैक्टों को रखेंगे। सतर्क तर्कवाद का वह भाग जिसमें यहाँ पे जिसमें शर्त को यदि या उसके समकक्ष द्वारा दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेशनल, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कोऑर्डिनेशनल क्या है? ये प्रपोजिशन क्या करना है? तो यहाँ पे किस तरह से क्या दर्शाया जाता है यदि को। तो 78 का जो राइट आंसर रहेगा, उसमें अगर राइट आंसर की बात की जाए तो पूर्ववर्ती। ठीक है, यहाँ पे यदि को क्या कहेंगे? पूर्ववर्ती दर्शाया जा सकता है। निम्नलिखित में ऐसे कौन से शब्द तार्किक न्याय संगतता को दर्शाते हैं? यहाँ पे सिलोजियम को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा 79 का, वो क्या रहेगा? तो 79 का ए रहेगा, यानी मध्यस्थ और निगनात्मक। ठीक है, 79 का क्या रहेगा? मध्यस्थ और निगनात्मक रहेगा। बृहद पद है, तो इसमें से बृहद पद कौन सा है? हम 18 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बताते हैं कि आज की श्रृंखला हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट हम इसके बाद क्वेश्चनों को देखेंगे, क्योंकि अमूमन इसमें कितने क्वेश्चन हैं, तो यहाँ पे आपके पास अभी 50 बाकी रह जाएंगे, तो अमूमन हम इसके बाद देखेंगे। बृहद पद है, तो बृहद पद क्या है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा, बृहद पद की बात की जाए तो निष्कर्ष और विधेयक है। इनमें से संयोजक दो उनके बीच संबंध को दर्शाता है। निष्कर्ष का उद्देश्य या कर्ता ये छोटे पद हैं, जबकि बृहद क्या है? निष्कर्ष और विधेयक। ठीक है, ये क्या है? तो ये राइट आंसर इसका हो जाएगा सी। तो आज की श्रृंखला में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। इसमें आगे जो वाक्य आ रहे हैं कारण और कथन इस तरह के, इनको हम क्या करेंगे कि यहाँ आपको पहले बता दिया कि अगर हम देखेंगे यहाँ पे 118 में क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है कुछ टेबल टीवी हैं। तो भाई कुछ टेबल हो गई, फिर कुछ टीवी हो गई, तो इस तरह से कुछ टेबल टीवी हैं, तो यानी ये तो क्या हो गई? टीवी हो गई। ये क्या हो गई? टेबल हो गई। ये कुछ का मतलब हो गया, ये क्या हो गई? दोनों मिलके टीवी की टेबल बन गई। ठीक है, टेबल क्या है? टीवी है। अब कह रहा है कुछ टीवी रेडियो है, तो भाई कुछ टीवी क्या है? रेडियो है। तो इस तरह से ये बन जाएगा डायग्राम। तो हम आने वाली स्लाइड में इस तरह से इन्हें पढ़ेंगे। तो मे बी इसमें टाइम अधिक लगेगा, तो हम आने वाली स्लाइड में हम इन्हें देखेंगे, यानी आने वाले जब भी हमारी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके 80 से 140 तक के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे क्या तर्क निकलेगा? तो अगर यहाँ की तर्क की बात की जाए, अब ये पूछ रहा है निष्कर्ष, तो यहाँ पे निष्कर्ष में क्या निकलेगा? तो सभी टीवी क्या है? टेबल हैं, क्योंकि भाई टेबल क्या है? टीवी है। ये कह रहा कुछ टेबल रेडियो है, तो भाई टेबल तो यहीं ख़त्म हो गई थी। टेबल के बाद क्या बना था? टीवी बना था। टीवी में से क्या बना? रेडियो बना। तो रेडियो सबसे एंड में था, रेडियो लिख लो, यहाँ टीवी लिख लो और यहाँ टेबल लिख लो। तो टेबल को टीवी से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसने कहा कुछ टेबल रेडियो है, तो टेबल तो यहीं ख़त्म हो गई, रेडियो यहाँ आ गया। कुछ रेडियो टेबल है, तो भी यही बात हो गई। सभी रेडियो टीवी हैं, तो सभी रेडियो तो थे ही नहीं, क्योंकि उसने कहा था कि कुछ क्या है? कुछ टीवी रेडियो है, तो इसने सभी रेडियो टीवी, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो अब कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा फोर्थ वाला सभी टीवी टेबल है, तो ये वाली जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सभी टीवी क्या है? टेबल है। जबकि इसने क्या कहा था? कुछ टेबल टीवी हैं और कुछ टीवी रेडियो है, तो ये आपस में दोनों लंग टीवी क्या थी? बट चुकी है। तो यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट हमें दिया जा रहा है उसमें से ये पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है या कौन सा सही है। तो 118 में देखिए कोई भी यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि सभी टीवी टेबल है ऐसा तो था ही नहीं। कुछ टीवी
टेबल तो हो सकती हैं, क्योंकि सबसे पहले टेबल बनी थी फिर टीवी आई थी, तो यहाँ पे कुछ था जो टेबल और टीवी को इक्वल कर रहा था, तो इस सभी इसने बोल दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कोई भी सही नहीं है। तो इस तरह से हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।